आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 2 चैप्टर 12। हमारे चैप्टर की शुरुआत में लॉयड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है कि एरन के नया चैंपियन बनने की वजह से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स उठ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि एक मिस्टिक आर्ट से बनी हुई स्वॉर्ड अचानक ही अपना स्वरूप बदल रही है, ये सही नहीं है। और उन लोगों के द्वारा वो चाहते हैं कि एक नया मैच होना चाहिए, पर एक कंट्रोवर्सी तभी ख़त्म हो गई थी जब इलिया लिंडसे ने अपना बयान दिया था और उन्होंने माना है कि वो हार चुकी हैं। इसी के साथ लैंड ऑफ प्रूफ का एक न्यू चैंपियन बॉर्न हो चुका है। पर तभी जूडिथ बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और अपने एरन को पॉइंट करते हुए बोलती है, मैं उस बारे में कितनी बार भी सोच लूँ, पर मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो सेंसलेस लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अपना लॉयड जूडिथ से बोलता है कि तुम हार मान जाओ जूडिथ। और जो अपना कुंवर होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, अमेजिंग, एरन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि इम्पॉसिबल लगता है सुनने में। उसका जो करेज है अपने गोल को लेकर वो कुछ अलग ही लेवल पर है। और कुंवर आगे कहता है, जब मैंने एरन को पहली बार देखा था उससे वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। एरन तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, पर जब भी मैं एरन की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। पर तभी अपना लॉर्ड एरन से बोलता है, इन सभी चीज़ों को परे रखो, पर तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी ग्रेट स्वॉर्ड है अब उसके साथ क्या हुआ? अपना एरन बोलता है, अरे वो उसके साथ तो पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, पर जब मैं उसे चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा कि जो मेरी ग्रेट स्वॉर्ड की जो नई फॉर्म है वो यही स्वॉर्ड है। और मुझे ये भी नहीं पता अचानक ये फाइट के बीच में कैसे चेंज हो चुकी है। उसी बीच अपना कुंवर बोलता है, क्या ये तुम्हारे ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है? अपना एरन बोलता है, हाँ शायद हो सकता है। फिर वो आगे बोलता है, मुझे शायद अब इसके बारे में पूछना चाहिए। जूडिथ तभी बोलती है, पर किससे पूछोगे? और तभी वहाँ अपनी रूरू आ जाती है और वो बोलती है, उसी सपने वाले आदमी से जो अपने एरन के ड्रीम में आता है। एरन बोलता है, हाँ सही। पर अपनी जूडिथ पूछती है, क्या ये पॉसिबल भी है? अपने एरन बोलता है, हाँ शायद अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है उसी कासल में जहाँ अपनी इलिया लिंडसे रहती है। अपना एरन उसके दरवाजे को खटखटाता है। इलिया लिंडसे बाहर आती है और बोलती है, वेलकम एरन। अपना एरन उससे बोलता है कि तुम कैसी हो? इलिया लिंडसे उन फूलों को देखकर बोलती है, ये तो एडन्स के फूल हैं। अपना एरन बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अपनी इलिया लिंडसे बोलती है, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए अंदर आइए। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अपनी इलिया लिंडसे एरन से बोलती है कि अब तुम जाने वाले हो? अपना एरन बोलता है, हाँ, पर मैं अब तक अपनी डेस्टिनेशन को नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि अभी हम कहाँ जाएंगे, पर इतना पता है कि हम कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद अपना एरन इलिया से बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे इसके बाद? जिसको सुनने के बाद इलिया लिंडसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है, फिर अपने एरन से बोलती है कि अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। जब मैच ख़त्म हुआ था तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ, और जो ये फैक्ट है कि जिस गोल के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे अंदाजे से। और साथ ही जिस पाथ पर मैं इतने समय से चल रही थी अचानक से वो डिसअपियर हो चुका है और अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी। और जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं होता है और मेरे को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी और मैं कहाँ जाऊँगी। और उसके साथ अपनी इलिया लिंडसे रोने लगती है, पर तभी अपना एरन बोलता है कि मेरे साथ चलो। जिसे सुनने के बाद इलिया लिंडसे बोलती है, क्या? अपना एरन बोलता है कि मैं भी उसी बोट में हूँ जिस बोट में तुम हो। मेरे को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे क्या करना है, पर जो रीज़न है मैं इतनी दूर तक क्यों आया हूँ वो ये है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे में विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि यही सेम केस तुम्हारे साथ है। मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ क्योंकि तुम मेरे पर विश्वास करते हो, पर ये बारी अब मेरी है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँ। और साथ ही तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ अच्छे तरह से रहोगे। और इसीलिए इलिया लिंडसे, चलो मेरे साथ आ जाओ। इलिया लिंडसे भी मान जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना लॉयड होता है वो मना कर देता है, कहता है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और वो आगे कहते हुए बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो जो इतने समय से अकेले थे और अचानक हमारे साथ शामिल हो गए? पर तभी अपना एरन बीच में बोलता है कि ये क्या कह रहे हो, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं। पर अपना लॉयड अपने एरन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और इलिया लिंडसे से बोलता है, इलिया लिंडसे, क्या तुम सच में जूडिथ और मुझे अपना साथी मानते हो? एकमात्र साथी जिसे तुम मानते हो वो एरन पेरेरा है ना? और जब अपना लॉर्ड इन बातों को कह रहा होता है तो गुस्से में जूडिथ उसके सर पर मार रही होती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? पर तभी अपना लॉर्ड बोलता है कि मेरा मानना है कि हम सभी को सबसे पहले एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं उन्हें एक्सचेंज करना पड़ेगा और तभी हमें पता लगेगा
कि हम एक दूसरे के क्लोज आ भी सकते हैं या नहीं, इसलिए सबसे पहले मैं अपना सीक्रेट बताता हूँ। फिर अपना लॉयड बोलता है कि जो फैक्ट है कि जो जूडिथ है वो 14 के एज तक सेंटा क्लॉज को मानती थी कि वो असलियत में होते हैं। और जब अपना लॉयड इस बात को बोल रहा होता है तो अचानक साइड में बिजली कड़क जाती है। और सच बताऊं, जब मैं सीन को पढ़ रहा था तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और अपना लॉयड आगे बताता है कि एक टाइम था क्रोनोस स्वॉर्डमैन एकेडमी में कि जब जूडिथ महीनों तक गाली नहीं देती थी और सभी से काइंड पर्सन की तरह बिहेव करती थी। और अब जब मैं इसके बारे में गौर से सोचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो जूडिथ है वो सेंटा क्लॉज से एक प्रेजेंट लेने की कोशिश कर रही थी और साइड में खड़ी जूडिथ काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। पर अचानक से जो जूडिथ है वो लॉयड के मुंह पर एक पंच मार देती है और गाली देते हुए बोलती है कि तुम अपने सीक्रेट के बारे में बात करो ना, दूसरे के सीक्रेट को क्यों रिवील कर रहे हो। और जूडिथ और लॉयड को एक साथ ऐसे देखकर जो अपने इलिया लिंडसे और एरन होते हैं वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी जूडिथ गुस्से में बोलती है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द जितना भी तुम्हें पता है वो सब बक दो। तो अपना एरन बोलता है क्या मैं भी। और एरन की ऐसी बात सुनने के बाद तो जूडिथ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से बोलती है कहीं हाँ तुम इस बात को नहीं सुन रहे थे तो इसलिए जल्द से जल्द बोलो। तो अपना एरन बोलता है कि ठीक है पहले शांत हो जाओ जूडिथ। और उसके साथ ही जूडिथ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक रात की तरफ दिखाया जाता है और अपना एरन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी वो अपने सपने में पहुंच जाता है और उस बंदे के पास जाते हुए बोलता है प्लीज़ मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे सपने में क्यों आते हो और तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे उस समय। पर वो बंदा एरन की सभी बातों को इग्नोर मारकर अपने स्टैंड में खड़े हो जाता है और एरन के सामने वही गोल्डन स्वॉर्ड आ जाती है। एरन कहता है कि अच्छा तो तुम तो एक बहुत ज़्यादा सच्चे स्वॉर्ड्समैन हो। और तभी जो अपना एरन है वो बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है चलो फिर एक मैच करते हैं। उसके साथ ही वो बंदा अपने पैरों में ऑरा गैदर करके अपने एरन के ऊपर एक लॉन्ग जंप मारता है। उसके साथ ही वो अपने एरन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो ऑरा स्वॉर्ड में बदल जाती है। और साथ ही जैसे ही वो बंदा अपने एरन के ऊपर अटैक करता है उसके साथ ही जो अपना एरन है वो भी अटैक करता है। उन दोनों की जो स्वॉर्ड का क्लैश होता है उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होती है और उस फाइट में जो अपना एरन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है पर जो बंदा होता है वो बिल्कुल शांत होता है। और उसी के साथ में वो बंदा एक और अटैक को अपने एरन पर लॉन्च कर देता है जिस अटैक की कुछ पावर ज़्यादा ही होती है और अपने एरन उसे मुश्किल से ही ब्लॉक कर पा रहा होता है। और उस अटैक की पावर की वजह से जो अपने एरन वो पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है तभी वो पीछे रुक जाता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ऐसी ताकत पाने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है और इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे बनने चाहता हूँ। उसी के साथ जो अपना एरन होता है वो अपनी स्वॉर्ड में ऑरा को इंजेक्ट करने लगता है। तभी वो बंदा एरन की तरफ जोर से आता है। तभी जो अपना एरन होता है वो जोर से चिल्लाकर बोलता है इसीलिए मैंने भी तुम्हारी तरह काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है। और उसके साथ साथ जो अपने एरन की स्वॉर्ड होती है काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। उसे देखने के बाद वो ड्रीम वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने जो एरन होता है उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। और तभी अंधेरे में हमें कुछ टूटता हुआ दिखाया जा रहा होता है और वो बंदा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि जो अपना एरन होता है उसने उस बंदे की स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है अपने ऑरा ब्लेड से। और अब हमें पता लगता है कि एरन की पुरानी स्वॉर्ड कहाँ गई, वो टूट चुकी होती है। और जब अपना एरन काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहा होता है उसी समय जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए, और हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीयर करूँगा और साथ ही अब गुड लक। उसके साथ ही वो कहने के बाद वहाँ से डिसअपियर होने लगता है। और तभी जो अपना एरन होता है उसे रुकने के लिए बार बार कह रहा होता है, कहता है रुको रुको। और तभी वो उठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। और प्रेजेंट टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें जूडिथ अपने एरन से पूछ रही होती है कि उसने तुम्हें गुड लक विश किया। एरन बोलता है हाँ उसने कुछ ऐसा ही कहा था। और तभी अपना लॉयड पूछता है एरन से कि आखिरकार उसके बाद क्या हुआ। अपना एरन बताता है कि वो एक स्मोक की तरह डिसअपियर हो गया था पर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेंज फील हो रहा था जैसे कि वो कभी अपीयर ही ना हुआ हो और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। और गाइस अगर ऐसा हुआ कि वो वापस कभी अपीयर ना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो गई क्योंकि वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसने एरन को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। तभी अपना कुंवर बीच में बोलता है अगर मेरे हिसाब से हम डुरकालिन को अपना नेक्स्ट स्पॉट बना लेते हैं तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और कुंवर की ऐसी बात सुनने के बाद सभी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से देखने लगते हैं और अपनी जूडिथ पूछती है कि दुर्कालीन कहाँ है। अपना जो लॉयड है वो बताता है ये एक और सिटी है जो नॉर्थ एंड वेस्ट में है। और उसके बाद अपना कुंवर बोलता है साथ ही मेरा होम टाउन भी है जहाँ मेरे टीचर भी रहते हैं। उसके बाद हमें अपने कुंवर के टीचर के बारे में बताया जाता है जो कि ग्रेटेस्ट फॉर्चून टेलर होते हैं और उनका नाम गुरु गारू होता है। और कुंवर आगे बोलता है अगर वो मेरे टीचर हैं तो वो तुम्हारे मिस्टीरियस बंदे के बारे में बता सकते हैं जो तुम्हारे सपनों में आता है। उसे सुनने के बाद जो अपना एरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या सच में। जिसके बाद अपना लॉयड जूडिथ से कहता है जूडिथ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम वहाँ जाएंगे तो जूडिथ तुम अपना बताओ। जूडिथ बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यहाँ जो दो सबसे ताकतवर लोग हैं उनके साथ में हमेशा फ़ाइट करूँगी।
और उसके बाद जो अपनी इले लिंडसे होती है वो भी मान जाती है और कहती है मैं भी चलूंगी। और जो साथ में रूरू होती है वो बोलती है मैं कभी भी ऑर्क विलेज नहीं गई हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उधर जाने के लिए। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन के सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सभी बंदे जा रहे होते हैं। इलेलैंड से अपनी गार्ड से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स से हेलो कह देना। और उसकी गार्ड बोलती है कि आप चिंता मत करें माय लेडी, मैं उसको कर दूंगी, इसलिए आप चुपचाप अपनी ट्रिप पर चले जाइए। मजाक कर रहा हूँ, उसने कोई भी चुपचाप नहीं बोला था गाइज। और जैसे ही इलेलैंड से जाने वाली होती है तो वो बोलती है अरे मैं तो प्रीस्ट को ग्रीटिंग्स देना भूल ही गई। तभी जो उसकी गार्ड होती है वो बताती है कि जो प्रीस्ट है वो कुछ दिन पहले यहाँ से चले गए थे। उन्होंने बोला था कि उन्हें कोई इमरजेंसी केस आ चुका है, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको बता दूँ। जिसे सुनने के बाद इलेलैंड से पहले काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, फिर बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मैं चलती हूँ। उसके बाद वो अपना हाथ वेव करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और जब उनकी कार्ड जारी होती है तो रूरू लास्ट में बोलती है अब हम चलते हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखना। और उनके जाने के बाद वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे चैंपियन भी यहाँ से जा चुके हैं। तो फिर ठीक है, दूसरा बंदा कहता है कि उसे चैंपियन का किताब मेरा है। दूसरा बंदा कहता है कि मैं तुम्हें फिर चैलेंज करता हूँ। और जो पहला बंदा होता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी चैंपियन का किताब लेने की, और ऐसे झगड़ रहे होते हैं। उसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है उनकी तरफ। वो काफ़ी दूर आ चुके होते हैं और अपना कैरेज रोक के कहीं कैंपिंग कर रहे होते हैं। और तब भी अपना लॉर्ड कुंवर के पास आता है और बोलता है कुंवर जैसे ही दोपहर का खाना हम खाएंगे तो इस बार कैरेज मैं चलाऊंगा। कुंवर बोलता है अचानक अचानक ये क्या है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा क्यों। जिसके जवाब में अपना लॉर्ड बताता है तुमने हमारे को गाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और इसीलिए अब हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जूडिथ कहती है हाँ, और आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जो जूडिथ खाना बनाती है और अपना एरन उसे देखकर बोलता है ये तो कहीं से भी खाने लायक नहीं लग रहा। और उस समय आप जूडिथ की शक्ल देखो कैसे बना रही है। पर तभी अपनी इलेलैंड से बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ सूप बना रही थी। और उसे खाने के बाद तीनों के तीनों बोलते हैं अरे जहर लग गया। और उनका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद इलेलैंड के पास तो कुछ कहने को ही नहीं रहता और बोलती है मेरा खाना मेरा सूप क्या तुम्हें पॉइजन लग रहा है। और इन सब के बाद जो अपना कुंवर है वो बोलता है मैं कुकिंग की केयर फिर से लेता हूँ, और अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं मांग लूँगा, इसलिए तुम इधर उधर मत डोलो। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है। और अगले सीन में वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इलेलैंड से अपनी जूडिथ से बोलती है अगर तुम स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का एक एक्सटेंशन मान के चलोगे तो तुम उसे जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। जूडिथ बोलती है अच्छा अपनी बॉडी का एक मतलब एक्सटेंशन। और दूसरे सीन में अपना जो लॉयड है वो कुछ गुनगुनाते हुए कुछ फूलों से बनाने लगता है। हमें पता लगता है वो एक क्रोन होता है, मतलब ताज। और जहाँ रूरू सो रही होती है वो सोती हुई रूरू के ऊपर रख देता है। और अगले सीन में हमें एक बोनफायर जलती हुई दिखाई जाती है और वहाँ अपना कुंवर बैठा होता है और काफ़ी मायूस लग रहा होता है। तभी अपना वहाँ एरन आ जाता है और बोलता है कुंवर। तो तभी अपने जो कुंवर होता है वो बोलता है एरन क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। एरन उसकी बात का जवाब न देते हुए बोलता है कुंवर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में लग रहे हो। कुंवर बोलता है कि ये बात सच है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। और आगे कुंवर बताता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं अपने होम टाउन जाने में थोड़ा घबरा रहा हूं, और ये बात बोलने में थोड़ी कायरतापूर्वक है, पर मैं अकेला अपने घर नहीं जा सकता हूं। और कुंवर की ऐसी बात सुनने के बाद अपने एरन बोलता है अच्छा अब मैं समझा, तो यही रीज़न है कुंवर पूरे कॉन्टिनेंट में क्यों घूमता रहता है। जिसके बाद कुंवर माफ़ी मांगने लगता है और आगे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रख के अपने घर वापस जाना चाहता था। साथ ही मैं काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक हूँ और मैं धीरे धीरे करके ओल्ड भी होता जा रहा हूँ। और कुंवर की इतनी सारी बात सुनने के बाद अपने एरन बोलता है कि ये पैथेटिक नहीं है, और साथ ही जो सबसे पहले बंदा था जिसने दुर्काली जानने का सजेस्ट करा था वो तुम थे, और ऐसा करने का करेज सिर्फ तुम्हारे अंदर है कुंवर। और कुंवर ऐसी बात सुन के धीरे से एरन को थैंक्स बोलता है। और तभी कुछ चीज़ टूटने की आवाज़ आती है। हमें पता लगता है जो कैरेज का टायर होता है वो टूट जाता है। और कुंवर ब्रैड लॉयड से बोलता है ब्रैड लॉयड तुम भी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। और ब्रैड लॉयड माफ़ी मांग रहा होता है। पीछे जूडिथ बोलती है मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। लॉयड बोलता है कि ये मेरा पहली बार था मैं कैरेज को चला रहा था। और तभी वहाँ से कुछ बंदे आ रहे होते हैं। अपना कुंवर बोलता है कि चलो मुझे कुछ करना पड़ेगा, और उन बंदों से बात करने जाता है और वापस आता हुए बोलता है इनसे नमस्ते करो, ये सभी के सभी ऑर्क्स की जनजाति से आते हैं और उसके पास बिजनेस करते हैं। और उसके बाद वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं फ्रेडेरिक हूँ। और उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि मैं कैंजल हूँ। और फिर सभी बंदे अपने भी उन्हें इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे मेरा नाम एरन है, मेरा नाम ब्रैट है। और सच बताऊँ तो लॉयड का नाम ब्रैट है असलियत में, और ब्रैट बोलने में थोड़ा अजीब लगता है इसलिए मैं उसे लॉयड बोलता हूँ। फिर जूडिथ इलेलैंड से सभी के सभी और रूरू अपना इंट्रोडक्शन उसे दे देते हैं। और जो बंदा होता है इन सभी के नाम सुनने के बाद अपने मन में कहता है मैंने नाम कहीं ना कहीं तो सुने हैं। उसके बाद वो इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए अपनी कैरेज को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एलिया लिंडसे पे दिखाया जाता है जो काफ़ी उदास सी लग रही होती है और रूरू एलिया लिंडसे के पास आकर बोलती है, एलिया तुम्हारा रंग थोड़ा फीका फीका ऐसा लग रहा है। जिसके जवाब में एलिया लिंडसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, पर जो मेरा दिल है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो एक अच्छी बात है या नहीं। पर तभी जो रूरू होती है वो अचानक से आके एलिया लिंडसे के गोद में बैठ जाती है और बोलती है, अगर तुम ज़्यादा टेंशन ले रही हो तो उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगोगे और अगर ऐसे समय आए तो अपने उस दिमाग को खाली कर लो और बिल्कुल शांत हो जाओ और ऐसे ब्लैंक हो जाओ। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसा करता देख अपनी जूडिथ जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे रूरू तुम ये क्या कर रहे हो। पर तभी वो पहला बंदा बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है, अरे मुझे याद आ गया। दूसरा बंदा बोलता है, अरे तुमने मुझे डरा दिया था। तो वो पहला बंदा बताता है, ये गोल्डन जनरेशन से क्रोनोसोर्डमैन एकेडमी के जो कुछ समय पहले लैंड ऑफ प्रूफ में भी थे। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैंने नाम कहीं तो सुने पर मुझे पता नहीं है कि मैंने नाम कहाँ सुने थे, पर अब मुझे पता लग गया कि ये नाम कहाँ सुने थे। ये गोल्डन जनरेशन के हैं। वो दूसरा बूढ़ा आदमी बोलता है, ये बंदे। तो बंदा बोलता है, हाँ इनके नेम बिल्कुल सेम है। तो दूसरा बंदा उसे मारते हुए बोलता है कि तुम गाली देता है फिर और कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है वो इतने ग्रेट पीपल हैं क्या हमारे साथ होंगे, और अगर उनके नाम ही सेम है तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। आप सभी का काफ़ी ज़्यादा थैंक यू, इसीलिए बाय।